Hello students, welcome to Sir Academy. मेरा नाम है सुभाष नेगी. Today I am going to start a last 10 years previous year questions for you, which will come into 3 major part. पहला जो पार्ट है आप लोग देख रहे हैं, ये पहले पार्ट में 100 क्वेश्चंस को का कलेक्शन मैंने किया हुआ है. लास्ट 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं एज ए टीचर कि PYQ क्वेश्चन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है. जब भी एक नया पेपर सेट किया जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के ही नया पेपर बनाया जाता है. तो अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक फिजिक्स आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आती है या आप लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो सबसे बड़ी जो कमी हो सकती है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो सकती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द स्टडी. तो आप लोग बच्चों 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं और ऐसे में आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं. तो आप लोग बढ़िया से प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम के लिए. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टेट बोर्ड है या जो CBSE है कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेगा. मैं आपको दोनों मीडियम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम में दोनों मीडियम में जो क्वेश्चन है वो प्रिंटेड है. तो स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है. मतलब इंग्लिश में पढ़ूँ तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज. तो समझते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और अगर यहाँ से W को निकाला जाए तो W इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा. ठीक है. Q का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, V का मतलब वोल्ट है. 1 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, 1 वोल्ट विभवांतर यहाँ पे लिखा हुआ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. तो W ही वर्क ही एनर्जी के इक्वल होता है. हमारी बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो वर्क हो पाएगा ना. तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो वोल्ट हो जाएगा. तो आप लोग ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा कि एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. पहले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. सेकंड क्वेश्चन करते हैं. जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व J और अफवाह वेग VD में क्या रिलेशन होता है. धारा घनत्व J और अफवाह वेग VD मतलब जो करंट डेंसिटी है उसको J से नोट करते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से नोट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होना चाहिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है कि एक कंडक्टर होता है, इस कंडक्टर को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं. तो जैसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, और जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, मतलब धारा और अनुगमन वेग के बीच में एक फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NE/AV/D एक रिलेशन होता है. और अगर मैं धारा घनत्व तो निकालना चाहूँ तो J इज इक्वल टू होता है I/A, मतलब पर यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे करंट डेंसिटी बोलते हैं. हिंदी में अगर मैं बोल दूँ कि एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं. I का फॉर्मूला होता है NE/AV/D अपॉन इसको डिवाइड कर देंगे हम A से, तो A से A कैंसिल हो जाएगा. तो J इक्वल्स टू NE/V/D हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा. ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट J इज इक्वल टू NE/V/D हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा. मतलब द इलेक्ट्रॉन्स एंटर परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी. मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन जो है हमारे पास गौ वाला क्वेश्चन है. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, वो भी कैसे 90 डिग्री परपेंडिकुलर कह रहा है 90 डिग्री. तो वो चार्ज पार्टिकल जो होता है उस चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स वर्क करता है. कौन सा फोर्स होता है वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं. अभिकेंद्रीय बल और सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल का मतलब होता है अंदर की ओर लगने वाला बल, जो उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में सेंटर की ओर मतलब गोल गोल सर्कुलर पाथ में उसको चक्कर लगाता है. ठीक है. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सर्कुलर पाथ हो जाएगा. और सर्कुलर पाथ किसकी वजह से होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों घ वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज
का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? लेंज लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी? हमारे पास 4 फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। लेंज लॉ सबसे पहले पता होना चाहिए कि लेंज लॉ होता क्या है। तो लेंज लॉ का मतलब होता है कि एक बार मैग्नेट होगा, इस बार मैग्नेट के सामने हम लोग एक कॉयल रखते हैं, और ये कॉयल जब बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये कॉयल है, इस कॉयल में कोई भी करंट नहीं होगा। तो लेंज लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट जो बनता है कॉयल में, वो हमेशा उस कारण का अपोज करता है जिससे वो उत्पन्न होता है, मतलब जिससे वो जनरेट होता है उसी का अपोज करता है। तो यहाँ पे जो करंट है वो किसकी वजह से बनेगा? बार मैग्नेट की वजह से बनेगा। और बार मैग्नेट की वजह से तब बनेगा जब मैं बार मैग्नेट को कॉयल के पास लेके आने की कोशिश करूंगा। तो पास लेके आने की कोशिश करूंगा तो जो कॉयल का जो फेस है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करना चाहिए। नॉर्थ की तरह बिहेव इसलिए क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, एक रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल लगेगा जो इस नॉर्थ को कॉयल से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। ओके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बार मैग्नेट को कॉयल के पास लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इस कॉयल पे। ये जो कॉयल है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, मतलब जो ये एक्स्ट्रा वर्क बार मैग्नेट को कॉयल के पास में ले जाने में किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए एनर्जी, ये जो कंजर्वेशन है वो एनर्जी पे बेस्ड होगा। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, है ना, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तो लेंज के लिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा एनर्जी, ऊर्जा। ये ऊर्जा पे बिल्कुल क्या करता है? ऊर्जा के संरक्षण पे निर्भर करता है, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती है ये पता होना चाहिए। तो आप लोगों को एक ट्रिक से याद रखना है इसको, गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। गाड़ी से मतलब होता है गामा रेज, और एक्स का मतलब होता है एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रे, और ये होता है विजिबल, ये होता है इंफ्रारेड, ये होता है माइक्रोवेव, और लास्ट में आर का मतलब होता है रेडियो वेव। रेडियो वेव, इसको आप लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, मतलब पूछ रहा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी। तो चेक कर लीजिए, रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगी, जबकि साउंड वेव, मैटर वेव और वेव प्रोडक्शन ऑफ द थ्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे पास रेडियो वेव होने वाला है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है। प्रिज्म पर किरण का आपतन कोण कितना होगा? मेरे से आई पूछ रहा है कि आई कितना एंगल होगा। आई का फॉर्मूला होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए क्या है? ए प्रिज्म का एंगल है। प्रिज्म का एंगल कितना दे रखा है? प्रिज्म का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, प्लस जो डेविएशन है, जो किरण है, जो लाइट रे है वो डेविएट कर जा रही है। डेविएट का मतलब मुड़ना, तो कितने डिग्री से मुड़ रही है? 30 डिग्री पे मुड़ रही है। अपॉन क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, और 60 और 30 हो जाएगा 90 बच्चों। और 90 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर मेरे पास 45 डिग्री आ जाना चाहिए, मतलब इसका करेक्ट आंसर 45 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, रेडियस ऑफ इट्स थर्ड ऑर्बिट विल बी। मुझे रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस और जो रेडियस होता है और एन मतलब ऑर्बिट के बीच में। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है के ऑफ एन का स्क्वायर। चेक करते हैं कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट का रेडियस पता है, तो ये R1 हो जाएगा, एन की जगह पे N1 हो जाएगा। तो R1 0.53 गिवन है इक्वल्स टू के। एन का मतलब होता है पहला ऑर्बिट तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू 0.53 आ जाएगी, लेकिन मुझे थर्ड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। तो तीसरे ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला हम लोग R3 इज इक्वल टू के और N3 का स्क्वायर लगा देंगे। R3 निकालना है, के की वैल्यू 0.53 अभी प्रूव हुआ, इनटू R3 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। R3 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, मतलब 7 लास्ट में। तो चेक कीजिए 7 लास्ट में 4.77 में आएगा, तो इसका आंसर जो होगा 4.77 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है
पीएन संधि डायोड की अवक्षयी परत में होते हैं, मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड होता है इसके डिप्लेशन लेयर में क्या होता है। तो डिप्लेशन लेयर के लिए, डिप्लेशन लेयर हमको पता होना चाहिए सबसे पहले। मैं एक पी इधर से हम लोग बना देते हैं पी टाइप, और पी और एन टाइप को कंबाइन कर लेते हैं, तभी पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। इधर हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे पहले, और ये पी टाइप होगा और ये एन टाइप होगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप में होल्स होंगे। होल्स को हिंदी में कोटर बोलते हैं। होल्स को हम लोग बेसिकली ऐसे बनाते हैं, ऐसे। तो कह रहा है कि जो डिप्लेशन लेयर है, तो डिप्लेशन लेयर होता क्या है कि एन टाइप के, जब एन और पी टाइप को, पी और एन टाइप को एक साथ कंबाइन करते हैं, तो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप की ओर मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे कहीं, और इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, होल्स बचेंगे। और पी और एन के बीच में एक लेयर कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन लेयर, हिंदी में डिप्लेशन लेयर को अवक्षय परत बोलते हैं, अवक्षय परत। तो आप लोगों को क्लियर हो रही होगी कि क्या लिखा हुआ, अवक्षय परत में होते हैं। तो अवक्षय परत में क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, दोनों होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, होप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान √2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्यम मूल मान क्या होगा। मतलब इसका पीक वैल्यू हम लोगों को गिवन है √2 एम्पियर, और इसका IRMS हमको फाइंड करना है। तो IRMS का फॉर्मूला होता है IRMS = I0 बाई √2। I0 कितना है, √2 है, अपॉन √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में रिलेशन क्या होगा। राइट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r। तो फोकल लेंथ f = r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इतना सा आंसर आप लोगों को यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता के प्रभाव का ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सो ग्राफिकली द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्राफ आप लोगों को बताया हुआ, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो पहले वाला ग्राफ होगा। उसको समझाते हैं आपको कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट भाई। ठीक है ना, जो इंटेंसिटी होती है ना, तीव्रता, वो प्रकाश वैद्युत धारा पे निर्भर करती है। मतलब जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना ही प्रकाश वैद्युत धारा भी इसमें बढ़ेगी। तो इसका जो स्लोप होगा वो इस टाइप से ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पे हमसे पूछा जाता कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में क्या ग्राफ होगा, तो इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ाएंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी, मतलब एक ही पॉइंट पे होगा, इसका स्लोप दिखाएगा। और काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। मतलब मिनिमम इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सरफेस से एमिट हो पाए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी धातु के सतह से उत्सर्जित हो पाए, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देली आवृत्ति इसको हिंदी में बोला जाता है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो पहला वाला ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग में संबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। फोटोन की ऊर्जा मतलब E = h न्यू होता है, और आइंस्टीन के क्वेश्चन से E = mc²। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mc और इंटू c, मतलब E = इसको pc लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो मेरे पास मिलेगा h न्यू = pc। मोमेंटम को हमको फाइंड करना है, तो p = h न्यू अपॉन क्या बन जाएगा, c। ये मेरे पास बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा, p = h न्यू अपॉन c, क्योंकि रिलेशन पूछा हुआ था एनर्जी मेरे पास आ गई h न्यू, और मोमेंटम है, मोमेंटम को p से नोट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ कि किसी तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले एक एलिमेंट को हम लोग X लिख लेते हैं। तो
Z नीचे लिखा जाता है और A को ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। Z का मतलब होता है, Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक एटॉमिक नंबर, और जो A होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ओके, मतलब इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और Z ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन न्यूट्रॉन अगर मेरे को निकालना है तो A माइनस जेड हो जाएगा। ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो डिलीटेड है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज का जो डिस्कवरी है न्यूट्रॉन की, वो क्रेडिट जाता है चैडविक को। चैडविक ने, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। थॉमसन की बात करेंगे तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और जो सोमरफेल्ड है, सोमरफेल्ड ने चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम क्वांटम संख्या, इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है सोमरफेल्ड को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे यूनिट क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे यूनिट वेबर होता है, वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र। और जो फेराड है वो धारिता का मात्रक है, धारिता को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और हेनरी है, हेनरी इंडक्टेंस का यूनिट होता है, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस को प्रेरण बोलते हैं। तो वेबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 कह रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें बीटा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा, बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कॉम्बिनेशन, अगर C1 और C2 को कंबाइन किया जाए कैपेसिटेंस को, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। तो सीरीज में अगर कैपेसिटेंस को ऐड करना तो फॉर्मूला 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 हो जाता है, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो ये मेरे पास करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। कोई सेल होता है, इस सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है ना, इस सेल के अंदर कोई घोल होता है सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करते हैं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है, इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। हिंदी में लिखा हुआ, सेल के दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जो घोल द्वारा, जो ये सॉल्यूशन है ना, ये यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन का प्रयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि सेल से धारा भेजी जाती है, जब इस सेल से हम लोग करंट को भेजेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा और V इक्वल टू E माइनस आई आर बनेगा। सेम दूसरे कंडीशन में V इक्वल टू E प्लस आई आर बनेगा। यहाँ तक आप लोगों को कवर करना था। इंग्लिश में लिखा हुआ था, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द सॉल्यूशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द सेल बिटवीन टू प्लेट्स इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉरेंज फोर्स क्या है, और इसके लिए व्यंजक लिखिए। व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। सबसे पहले आपको लॉरेंज फोर्स बता दो। लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है, मतलब, है ना। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। किसी बिंदु पर वैद्युत और चुंबकीय बल के संयोजन से आरोपित जो बल होता है उसको लॉरेंज बल बोलते हैं। इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो F वैक्टर इज इक्वल टू F ऑफ E इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F ऑफ B मतलब मैग्नेटिक फोर्स। F वैक्टर इज इक्वल टू, F का फॉर्मूला होता है Q डॉट E वैक्टर प्लस एफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q V वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। यहाँ से अगर मैं Q को कॉमन ले लूँ तो Q E वैक्टर प्लस अंदर बचेगा V वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। ये लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक के नाम बताया। कि इसमें जो मेजोरिटी में जो चार्ज कैरियर चार्ज होंगे वो क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पी और एन टाइप में बता देता हूँ। पी का मतलब होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे होल होगा, पॉजिटिव होल होते हैं। तो होल मेजॉरिटी में होंगे पी टाइप में, मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक। एक बताऊंगा, दूसरा आप अपने आप ही समझ जाएंगे। एन टाइप का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मेजॉरिटी में होंगे।
मेजॉरिटी में होंगे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होगा। मतलब जो एन टाइप होता है ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। तो पूछा क्या गया है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश, मतलब मेजॉरिटी में पूछा गया तो मेजॉरिटी में यहाँ पे होल्स हो जाएंगे, एन में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? धारिता का मात्रक। तो धारिता का मात्रक होता है फैराड, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर, इसको इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ओम रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का। और हेनरी जो है वो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, इंडक्टेंस का मतलब होता है प्रेरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट और निकिल है। कोबाल्ट और निकिल एग्जाम्पल किसके हैं? चार ऑप्शन है हमारे पास, डायमैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, फेरामैग्नेटिक, नन ऑफ दिस। तो आयरन, कोबाल्ट और निकिल, आयरन कोबाल्ट निकिल जो है वो फेरामैग्नेटिक एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर मेरे पास थर्ड वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में निर्वात में किसका वेग सर्वाधिक होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है वैक्यूम में, और मेरे पास 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे रखी है। तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है वो ये सभी जो तरंगे हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, प्रकाश की चाल से चलती है। और प्रकाश की चाल तो सभी के लिए सेम होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मतलब ये सभी इन सभी का वेग समान होगा। ऑल दीज विल हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है एन टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश क्या होगा? एन टाइप में मैंने पहले बता दिया आपको, एन में एन फॉर नेगेटिव, तो इसमें बहुसंख्यक पूछा हुआ तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यम मूल मान और शिखर मान में क्या रिलेशन होगा? तो फॉर्मूला होता है IRMS = I0/√2। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स किन बातों पर निर्भर करता है? किसी कुंडली में कोई कॉयल है, उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एसोसिएटेड एक कॉयल डिपेंड्स अपॉन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φb = B·A, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला PA cos थीटा बना। मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, क्षेत्र पर निर्भर करता है। दूसरा क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और तीसरा जो है वो B और A के बीच के कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। कि जो आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है उसके लिए फॉर्मूला होता है E = mc², ये एक रिलेशन होता है। इसका आंसर ये होगा। नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण लिखिए, राइट डाउन वन फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स का एक आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? नाभिकीय बल जो है, न्यूक्लियर फोर्स को नाभिकीय बल बोलते हैं। नाभिकीय बल जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है ना उसको आपस में बांधे रखने का काम करता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो एक प्रॉपर्टीज होगी, मैंने 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई, आप लोग कोई सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख सकते थे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में 4 फोर्सेस होते हैं, 4 फोर्सों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, 4 फोर्स होते कौन कौन से? एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और दूसरा वीक फोर्स होता है, मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये 4 बलों में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होता है। और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या होगा? मतलब कि आपको पहले ही बताया मैंने कि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है और वो उसको सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसका पाथ क्या होगा? वृत्ताकार पाथ हो जाएगा इसका। किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में शक्ति गुणांक, जो शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक को हम लोग बोलते हैं कि पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। और निम्न में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? विच द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी? साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बीटा रेज आर। बीटा किरणें क्या होती हैं? बीटा किरणें एक टाइप का बहुत ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के द्वारा भेजा जाता है। तो बीटा किरणें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के लिए मास नेग्लिजिबल होता है और चार्ज कितना होता है? नेगेटिव होता है। ये आप लोगों को पता है। अब ऐसे ठोस चालक के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। मतलब वो कोई कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड ए सॉलिड चार्ज कंडक्टर स्पेयर है। सॉलिड चार्ज कंडक्टर स्पेयर है, इसके अंदर इंटेंसिटी कितनी हो जाती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए। लेंस की जो क्षमता है, ये पावर ऑफ लेंस है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। डी से इसको डिनोट करते हैं। डेविसन जर्मर प्रयोग से किस बात की पुष्टि होती है? कि जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो किस बात को वेरीफाई करता है? तो वो डी ब्रॉगली रिलेशन या इलेक्ट्रॉन वेव नेचर की पुष्टि करता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वेव नेचर और डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, डी ब्रॉगली संबंध इसको हिंदी में बोलेंगे और इसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन वेव का मतलब होता है तरंग, इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति और डी ब्रॉगली संबंध और डी ब्रॉगली संबंध। ओके, पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में बार बार बता चुका हूँ। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा और पी टाइप में क्या होंगे? होल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, क्यू का मतलब होता है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज फोर्स कहते हैं और फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रेजेंट होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर प्लस वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लॉरेंज फोर्स फॉर्मूला इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान IRMS और शिखर मान में क्या संबंध होगा? तो IRMS और आई नॉट के बीच में रिलेशन होता है। IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। यहाँ पे लिख लेता हूँ आई। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं +4 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मतलब अगर फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करें, क्या क्या चीज़ हम लोगों को गिवन है? ये क्षमताएं P1 और P2। तो P1 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर होगा और P2 इज इक्वल टू -2 डायोप्टर है। P इज इक्वल टू 1/f होता है और P इज इक्वल टू 1/f। ये 2 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा P1 और ये भी P1 हो जाएगा। P1 कितना देर का? 4 देर का। तो 4 इज इक्वल टू 1/f1 और दूसरा ये P2 की वैल्यू -2 है तो -2 इज इक्वल टू 1/f2। मतलब यहाँ से F1 की वैल्यू 1/4 आई और F2 की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूले प्लेस करते हैं। फोकल लेंथ F का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2। ठीक है, F निकालने के लिए F1 कितना हमारे पास 1/4 है इंटू -1/2 है F2 की वैल्यू। कौन कितना हो जाएगा? 1/4 -1/2 हो जाएगा क्योंकि F1 और F2 को ऐड करूंगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू -1/8 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 2 - 4 बचेगा, मतलब -1/8 इंटू 8 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो F की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। 1/2 को 0.5 बोलते हैं तो 0.5 क्या है? मीटर आया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पड़ती है? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम विल लाई इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लिखी हुई, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो। इनकी वेवलेंथ यहाँ पे गिवन है 10⁹ एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा होती है रेडियो वेव्स की।
तो कह रहा कि कौन से रीजन में पड़ेगी 5000 एंगस्ट्रॉम में। तो 5000 एंगस्ट्रॉम आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो विजिबल रेज होती हैं, विजिबल रे लाई करती है 3000 से 700, तो मतलब 5000 ना कहीं विजिबल रे की रेंज होगी। तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो दृश्य प्रकाश, क्या होगा, दृश्य प्रकाश, और इसको इंग्लिश में विजिबल रे बोलते हैं, ठीक है। ओके, 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताइए। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो 1/2 mv² इज इक्वल टू HC 1/λ माइनस 1/λ0। ये इक्वेशन होती है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। 1 ग्राम द्रव्यमान छति में कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी। हाउ मैनी एनर्जी विल बी रिलीज्ड इन जूल ड्यू टू मास डिफेक्ट ऑफ 1 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 ग्राम मास डिफेक्ट कह रहा कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर। डेल्टा एम कितना होगा, डेल्टा एम दे रखा है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम, और एनर्जी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 10⁻³ इंटू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ इंटू 3 3 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। जो मेरे पास आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस का 13, जो मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में किसी गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आरोपित बल शून्य हो सकता है। अंडर विच कंडीशन द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो। मूविंग चार्ज पार्टिकल पे का फोर्स जीरो लगेगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और जीरो तब होगा जब एंगल कितना होगा भाई, एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। एंगल थीटा 0 डिग्री होगा तो फोर्स कितना लगेगा, 0 डिग्री लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट सेकंड भी हो सकती, कैसे। इसको प्रूफ करेंगे हम लोग कि जो सेकंड क्वेश्चन है कि फैराडे के सेकंड लॉ से हमको पता चलता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो E इज इक्वल टू d∅/dt बन जाएगा। E का मतलब होता है वोल्ट, E का मतलब वोल्ट होता है, डेल्टा फाई की यूनिट हमको बतानी है, अपॉन टाइम का क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है, ठीक है। इधर से जो फ्लक्स है डेल्टा फाई है, फ्लक्स की यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट इनटू सेकंड, ठीक है। तो ऐसे हमको मतलब इससे हमको पता चलेगा कि जो फ्लक्स की जो अदर यूनिट है वो वोल्ट सेकंड भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है, तो वर्ग माध्य मान क्या होगा। शिखर मान का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ द AC करंट इज 10 एम्पियर, मतलब I0 मेरे पास 10 एम्पियर दे रखा है, और IRMS फाइंड करने के लिए कह रहा तो I0 बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मतलब 10/√2 हो जाएगा। √2 से मैं ऊपर भी मल्टीपल करूंगा, √2 से नीचे मल्टीपल करूंगा, नीचे 2 बन जाएगा, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास जो आंसर आएगा 5√2 एम्पियर आंसर। तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, मतलब व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। मतलब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, हमको वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, और फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C/λ। C होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा, लैम्डा का मतलब 10⁻10। आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ -10 -2 हो जाएगा, सॉरी -10 ऊपर जाएगा, -10 ऊपर जाएगा, तो ऊपर 10⁸ है, ऊपर जाके +10 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 3 इंटू 10⁻10 + 8 18, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज हो जाएगी। तो नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन कह रहा है, पांचों क्वेश्चन में समतल कांच की प्लेट की फोकस दूरी और क्षमता क्या होगी। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द प्लेन ग्लास प्लेट, ठीक है ना। जो समतल प्लेट होगा, मतलब समतल कांच होता है, प्लेन जो ग्लास होगा उसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ का मतलब F, तो इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है, और इसकी पावर कितनी होती है, पावर इसकी 0 होती है, ठीक है। ओके, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस प्रयोजन से किया जाता है, मतलब पूछ रहा है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वहाँ पे हैवी वाटर का यूज क्यों किया जाता है। तो हैवी वाटर का यूज इसलिए किया जाता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं
तो न्यूट्रॉन की कभी कभी वेलोसिटी बहुत तेज हो जाती है, तो इस न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को, मतलब न्यूट्रॉन के वेग को कम करने के लिए, मतलब वेलोसिटी को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैवी वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों में अल्पसंख्यक आवेश वाहक के नाम बताइए। पी टाइप और एन टाइप में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो माइनॉरिटी में क्या हो जाएंगे, होल। होल यहाँ पे अल्पसंख्यक होगा, अल्पसंख्यक। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम कर दी जाए तो प्लेटों के बीच विभवांतर किस प्रकार प्रभावित होगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर इज डिक्रीज, हाउ वुड द पोटेंशियल डिक्रीज बिटवीन द प्लेट्स अफेक्टेड। कह रहा है कि जैसे दो प्लेट है कैपेसिटेंस की, इसके बीच की अगर तुम लोग डिस्टेंस को कम कर दो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले मुझे कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए। सी इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्यू बाई कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब मतलब सी की जगह पे मैं सी की जगह मैं क्यू बाई वी लिख सकता हूँ। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, सी की जगह पे मैं क्यू अपॉन वी लिख सकता हूँ, ये सी है। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ पहले मैं। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और यहाँ पे क्यू बाई वी लिख दिया। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वी के एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग डिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा कि डिस्टेंस को कम करने पर विभवांतर भी इसका कम हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आवेशित कण जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट, मतलब गतिज ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, लेंज का लॉ क्या है, लेंज का लॉ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था कि लेंज के लॉ में जो इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा खुद के रीजन का अपोज करती है। किसी परिपथ में प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज द चेंज दैट इंड्यूस्ड इट। ठीक है, तो ये लेंज का लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मुला ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मुला लिखना है। यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर माध्यम के बदलने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मीडियम चेंज होगा तो तरंगदैर्ध्य भी बदल जाएगी। ठीक है, तो जो वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि तरंगदैर्ध्य बदल जाती है, मीडियम जैसे ही चेंज होगा। ठीक है, ओके। तो 6 क्वेश्चन है, 100 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। मतलब व्हाट वुड बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग 100 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता है कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एट 100 वोल्ट, मतलब कि 100 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन पी को 2m/e और v आ जाएगा। ठीक है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, नीचे रूट लग जाएगा। रूट के अंदर क्या क्या चीज़ आने वाली है, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और रूट के अंदर ही नीचे क्या बचेगा, v बचेगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं इस इतने पूरी को सॉल्व करता हूँ
10⁻19 तक इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो 12.27 एंगस्ट्रॉम और नीचे बचा हमारे पास रूट ऑफ वी। 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी का मतलब होता है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब 100 वोल्टेज हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। 12.27 अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.227 वेवलेंथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमको 0.53 दे रखा है और सेकंड के लिए पूछ रहा है। तो मेरे को फॉर्मूला जो पता है r इज इक्वल टू के ऑफ n का स्क्वायर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का पता है तो हम लोग यहाँ पे n की n1 लिख देंगे और r1 लिख देंगे। ठीक है, ओके। r1 कितना है, r1 दे रखा है 0.53 इज इक्वल टू के को के लिख लेते हैं। n1 का मतलब होता है पहला ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ जाती है, मतलब k की वैल्यू k इज इक्वल टू 0.53 आ गया। सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, द्वितीय कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो r सेकेंड इज इक्वल टू के और n2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से r2 इज इक्वल टू के की वैल्यू 0.53 है और n2 कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 0.53 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 12, 1 बचेगा और 4 5 21, 2 यहाँ पे बचने वाला है और ये बच जाएगा 2.12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। मतलब व्हाट वुड बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग 100 इलेक्ट्रोवोल्ट काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट का मतलब होता है कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एट 100 वोल्ट, मतलब कि 100 वोल्ट पर त्वरित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे वेवलेंथ निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला जो होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन पी को 2m और v आ जाएगा। ठीक है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन नीचे रूट लग जाएगा। रूट के अंदर क्या क्या चीज़ आने वाली है, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और रूट के अंदर ही नीचे क्या बचेगा v बचेगा। ठीक है, ओके। और अगर मैं इस इतने पूरे को सॉल्व करता हूँ 10⁻19 तक इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो 12.27 एंगस्ट्रॉम और नीचे बचा हमारे पास रूट ऑफ वी। 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी का मतलब होता है 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब 100 वोल्टेज हम लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे। 12.27 अपॉन नीचे 10 आ जाएगा, जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.227 वेवलेंथ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हमको 0.53 दे रखा है और सेकंड के लिए पूछ रहा है। तो मेरे को फॉर्मूला जो पता है r इज इक्वल टू के ऑफ n का स्क्वायर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट का पता है तो हम लोग यहाँ पे n की n1 लिख देंगे और r1 लिख देंगे। ठीक है, ओके। r1 कितना है, r1 दे रखा है 0.53 इज इक्वल टू के को के लिख लेते हैं। n1 का मतलब होता है पहला ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, यहाँ से 1 की वैल्यू निकल के आ जाती है, मतलब k की वैल्यू k इज इक्वल टू 0.53 आ गया। सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है, द्वितीय कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो r सेकेंड इज इक्वल टू k और n2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से r2 इज इक्वल टू k की वैल्यू 0.53 है और n2 कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 0.53 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 4 का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 3 12, 1 बचेगा और 4 5 21, 2 यहाँ पे बचने वाला है
और ये बच जाएगा 2.12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इन डायोप्टर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है और कॉनकेव लेंस की बात कर रहा तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का मतलब होता है अवतल, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव एफ होता है, और जो कॉनकेव होता है वो नेगेटिव एफ होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो एफ इक्वल्स टू -20/100 हो जाएगा, जो माइनस का 1/5 होगा, और -1/5 का मतलब होता है 0.5 मतलब 0.5 मीटर। पावर की बात कर रहा तो P इज इक्वल टू 1/f होगा, 1/f का मतलब हो जाएगा 0.5 और 0.5 में पॉइंट हटा करके 5 2 10 मतलब 2 डायोप्टर। तो पावर मेरे पास 2 डायोप्टर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n प्रकार के अर्धचालकों, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। जो n टाइप है उसमें मेजॉरिटी में कौन सा होगा और माइनॉरिटी में कौन सा होगा। ये मैं क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। n टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजॉरिटी में, और जो होल्स होंगे वो माइनॉरिटी में होंगे, मतलब अल्पसंख्यक में, MINORITY, माइनॉरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस को हाफ कर देंगे हम लोग, तो कूलाम का जो फोर्स होता है F इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब वो कह रहा कि डिस्टेंस को हाफ कर दो, तो जो नया वाला फोर्स मेरे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F डैश इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मतलब जो नया वाला फोर्स आया वो मेरे पास पुराने फोर्स से 4 टाइम्स होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा मतलब। फोर्थ क्वेश्चन है, दिए गए वैद्युत चुंबकीय विकिरण को तरंगदैर्ध्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप लोगों को गिवन है, इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिख लेते हैं, कौन कौन सा होता है, फोर्थ क्वेश्चन, और फिर जो गिवन है उससे हम लोग आंसर निकाल देंगे। गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, गामा और एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, तो हम लोग जैसे ही नीचे जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा, और नीचे जाने पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ का ऑर्डर हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब वेवलेंथ क्या करेगा, नीचे जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की हो जाएंगे। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने पे जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी, ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव की होगी। और जो लैम्डा होता है, लैम्डा जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो लैम्डा क्या करता है, डिक्रीज करता है। हम लोग चेक करेंगे कि लैम्डा डिक्रीज कर रहा है ऊपर जाते टाइम, तो सबसे पहले क्या आएगा, रेडियो वेव इसमें नहीं है, फिर माइक्रोवेव नहीं है, इंफ्रारेड वेव है, तो इंफ्रारेड वेव की रेडिएशन मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इंफ्रारेड के बाद विजिबल रे है, विजिबल रे नहीं है इसमें, अल्ट्रावायलेट रे की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, यूवी रे, और यूवी के बाद आएगा एक्स और गामा, फिर आ जाएगा एक्स रे, और फिर आ जाएगा गामा रेज। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ट्रिक आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड नरम लोहे की क्यों बनाई जाती है। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड बाय सॉफ्ट आयरन। वाई सॉफ्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है, इसलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन की बनाते हैं कि जो इसमें एडी करंट ना बन जाए, एडी करंट से बचने के लिए
सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन एडी करंट को बोलते हैं भंवर धाराएं, भंवर धाराएं। तो मतलब इसका जो धाराएं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भंवर धाराओं से बचने के लिए ट्रांसफार्मर की क्रोड को नरम लोहे से बनाई जाती है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और जे वेक्टर में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर? ओम्स लॉ से हम लोग इसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई ऑफ आर, ओम्स लॉ। करंट को फाइंड करेंगे, करंट I इज इक्वल टू V ओवर R हो जाता है, और रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को प्लेस करेंगे करंट में, I इज इक्वल टू V अपॉन रो L अपॉन ए हो जाएगा। मतलब यहाँ से करंट है मेरे पास बनेगा V A अपॉन रो इंटू एल मिल जाएगा। ठीक है, करंट मेरे को पता चल गया, तो अब करंट डेंसिटी निकालते हैं, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो आई अभी फाइंड किया, वी ए अपॉन रो एल अपॉन ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू वी अपॉन रो इंटू एल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। करंट डेंसिटी J वैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो को हम लोग अलग लिख लेते हैं और बचेगा V अपॉन एल। पोटेंशियल अपॉन लेंथ जो होता है वो इंटेंसिटी होती है। तो J वैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन रो और V अपॉन एल की जगह पे आ जाएगा E वैक्टर। 1 अपॉन रो क्या होता है? 1 अपॉन रो होता है सिग्मा के इक्वल। तो J वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वैक्टर। ये करेक्ट रिलेशन हो जाएगा इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डेंसिटी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को विराम में 100 वोल्ट के विभव से त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 100 वोल्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी से, या आप लोग सीधे डायरेक्ट इसमें कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम ओवर रूट ऑफ वी, और वी की जगह पे आप लोगों को 100 लिख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन है आदर्श अमीटर और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? एक आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? एमीटर का जो काम होता है एमीटर जो होता है, एमीटर जो करंट को मेजर करने का काम करते हैं, करंट को मेजर करने का काम करता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का काम आता है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस पूछा हुआ, तो आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसको आइडियल एमीटर बोलेंगे, आइडियल एमीटर, एंड इसको बोलेंगे आइडियल वोल्ट मीटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।